अमित शाह ने तो यह तय कह दिया कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच की बात कही, लेकिन क्या वह अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं? जनवरी 2025 के महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद 82 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। एक्स पर दावा किया गया कि 82 लोग मरे और 800 के करीब गायब हुए। ये तो सबको पता था कि भीड़ पहुंचेगी, बावजूद इसके कर्नाटक सरकार और प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम कैसे रह गए? घटना के बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, लेकिन क्या यह काफी है? 100 करोड़ के नेटवर्थ वाले भोले बाबा की सभा में मची भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि पुलिस ने अक्टूबर 2024 में 3200 पन्नों की अपनी चार्जशीट में कहीं भी भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं किया। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी देश में जब भी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो शीर्ष अधिकारी से लेकर उस डिपार्टमेंट के मंत्री संतरी तक की जवाबदेही तय की जाती है। कई बार मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया जाता है तो कई बार नैतिक तौर पर मंत्री खुद ही इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन नए दौर के भारत में ऐसा नहीं होता। अहमदाबाद विमान हादसा हो, पहलगाम में आतंकी हमला हो, मणिपुर में सालों से चल रही हिंसा हो, कुंभ मेला हादसा हो या फिर बेंगलुरु में भगदड़ का मामला, ये सभी घटनाएं न केवल जनता के जख्मों को कुरेद रही हैं, बल्कि सरकार और नेताओं की नाकामी को नंगा कर रही हैं। हर हादसे के बाद नेताओं के खोखले बयान, ट्वीट्स और आंसुओं का ढोंग देखने को मिलता है, लेकिन जवाबदेही तय नहीं होती, कोई इस्तीफा नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस लीपापोती होती है और दोषारोपण का खेल अनवरत चलता रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको देश में घटित हुए उन 5 बड़े मामलों के बारे में बताऊंगा जिसने न सिर्फ सरकार पर बल्कि उस डिपार्टमेंट के मंत्रियों की मानसिकता की पोल खोल कर रख दी है। शुरू करते हैं अहमदाबाद विमान हादसा से। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, जहां उस समय छात्र लंच कर रहे थे। इस हादसे में 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, मणिपुर की 2 केबिन क्रू और कई अन्य शामिल थे। जमीन पर भी कम से कम 24 लोग मारे गए, जिनमें 4 मेडिकल छात्र थे। केवल एक ब्रिटिश यात्री चमत्कारिक रूप से बच पाया। विशेषज्ञों का मानना है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की 825 फीट की कम ऊंचाई, 174 नॉट्स की कम गति और लैंडिंग गियर का नीचे रहना एक कॉन्फ़िगरेशन एरर की ओर इशारा करता है। 43 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने हालात को और खराब किया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पायलट्स ने जल्दीबाजी में फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम यानी FMS में गलत डेटा डाला? क्या एयर इंडिया ने विमान की रखरखाव जांच ठीक से की थी? बोइंग 787 की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, फिर भी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो यह तय कह दिया कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच की बात कही, लेकिन क्या वह अपनी जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राम मोहन नायडू घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन वहां से जो इंस्टा रील डाली गई उस पर लोग पूरी तरह भड़क उठे। वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक था, जबरदस्त एडिटिंग थी, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा कि इतने बड़े हादसे के बाद कैमरे लगाकर इस तरह म्यूजिक लगाकर रील बनाना कितना सही है। कई लोग उन्हें रील मंत्री कहकर भी ट्रोल करने लगे। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके साथ कैमरामैन की एक पूरी टीम थी और हर एंगल से फोटो निकाले गए। कांग्रेस की ओर से ऐसा आरोप लगाते हुए ट्वीट भी किया गया है। दूसरा मामला है पहलगाम आतंकी हमला। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरान वैली में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 26 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। आतंकियों ने M4 कार्बाइन और AK-47 का इस्तेमाल किया। एक स्थानीय मुस्लिम सैयद आदिल हुसैन शाह ने पर्यटकों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी मारा गया। लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी द रेसिस्टेंट फ्रंट ने इसकी जिम्मेदारी ली, फिर मुकर गया। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक आतंकी हमला था। इस हमले के बाद हमने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की
और पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके हर हिस्से को टारगेट किया। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या पहलगाम आतंकी हमला हमारे इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं था? कई हफ्ते से आतंकी उस इलाके में डेरा डाले हुए थे, रेकी कर रहे थे। क्या खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक नहीं थी? पहलगाम जैसी संवेदनशील पर्यटन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की बात कही और कठोर कार्रवाई हुई भी, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या यह कार्रवाई छुट्टियां मनाने कश्मीर गए उन 26 परिवारों का दर्द कम कर सकती है? क्या समय रहते ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था? घटना के 3 दिन पहले पीएम मोदी की रैली रद्द क्यों हुई थी? इस घटना के बाद किसी भी बड़े अधिकारी और संबंधित मंत्री पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, बदला लिया, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे मामलों की जवाबदेही आखिर कौन लेगा? तीसरा मामला है मणिपुर हिंसा। मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है। अब तक 258 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। हिंसा के दौरान लूट और की खबरें सामने आई। कई ऐसे वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें महिलाओं का नग्न परेड कराया गया था। हालात बदतर रहे, मणिपुर जलता रहा। 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन यह 2 सालों बाद हुआ जब स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा और सेना की कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद अब हालात थोड़े काबू में हैं। सोचिए, 2 सालों तक देश का एक हिस्सा जलता रहा, होते रहे, लूटपाट होती रही, लेकिन उससे निपटाने में हमारा तंत्र 2 साल तक विफल रहा और अभी तक यह मामला पूरी तरह से शांत भी नहीं हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? आपको बता दें कि देश के हर हिस्से में दौरा करने वाले पीएम मोदी ने हिंसा के बाद मणिपुर का एक दौरा तक नहीं किया। 2 साल तक हिंसा को अनदेखा करना क्या सरकार की संवेदनहीनता नहीं है? इस मामले में भी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। इस्तीफा हुआ भी तो 2 सालों बाद हुआ। चौथा मामला है बेंगलुरु भगदड़ का। 5 जून 2025 को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के अगले दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 फैंस की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैफिक का हवाला देते हुए विक्ट्री परेड रद्द कर दिया। उसके बाद स्टेडियम में इवेंट की बात कही गई। स्टेडियम के बाहर फैंस का जमावड़ा लग गया। 35 से 40 हजार की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए और भगदड़ मच गई। आईपीएल में सबसे ज्यादा फैन बेस वाली टीम आरसीबी ने 18 सालों बाद ट्रॉफी जीती। ऐसे में विक्ट्री सेलिब्रेशन में भीड़ का पहुंचना स्वाभाविक था, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन और संबंधित नेताओं को भीड़ की उम्मीद नहीं थी? ये तो सबको पता था कि भीड़ पहुंचेगी। बावजूद इसके कर्नाटक सरकार और प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम कैसे रह गए? घटना के बाद कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, लेकिन क्या यह काफी है? क्या कर्नाटक सरकार को इतने बड़े आयोजन के लिए बेहतर प्रबंधन नहीं करना चाहिए था? भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों की कमी ने इस उत्सव को मातम में बदल दिया। एक्स पर एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, बेंगलुरु की भगदड़ का दाग कांग्रेस सरकार के माथे पर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दुख जताया, लेकिन क्या दुख जताने से मृतकों के परिवारों का दर्द कम हो जाएगा? 5वां मामला है महाकुंभ मेला में हुआ हादसा। जनवरी 2025 के महाकुंभ मेले में भगदड़ के बाद 82 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। एक्स पर दावा किया गया कि 82 लोग मरे और 800 के करीब गायब हुए। हालांकि आधिकारिक आंकड़े कम बताए गए। सरकार की ओर से बताया गया है कि भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई और उन्हें सरकार की ओर से 25-25 लाख का मुआवजा दिया गया। लेकिन बीबीसी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में दावा किया कि भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई है। कुंभ जैसे विशाल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियां अपर्याप्त थी। भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा इंतजाम और आपातकालीन सेवाओं की कमी ने इस हादसे को और भयावह बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई की बात कही, लेकिन क्या यह कार्रवाई मृतकों को वापस ला सकती है? इतनी भयंकर घटना घटित होने के बाद भी न तो किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई, न ही किसी मंत्री और नेता ने जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। मामला चलता रहा, बयानबाजियां होती रही, लेकिन इस घटना की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। इसके अलावा जून 2023 में हुआ बालासोर रेल हादसा आपको याद ही होगा। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में 297 लोग मारे गए। रेलवे की सिग्नलिंग और रखरखाव की कमी सामने आई, लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा नहीं दिया।
जुलाई 2024 में हाथरस में 100 करोड़ के नेटवर्थ वाले भोले बाबा की सभा में मची भगदड़ में 123 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन फिर भी इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि पुलिस ने अक्टूबर 2024 में 3200 पन्नों की अपनी चार्जशीट में कहीं भी भोले बाबा के नाम का जिक्र तक नहीं किया और न्यायिक आयोग की फाइनल रिपोर्ट में इस बाबा को क्लीन चिट दे दी गई थी। बाबा की पहुंच, नेताओं से कनेक्शन और प्रभाव का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इन सभी घटनाओं में एक बात समान है, अधिकारियों और नेताओं का जवाबदेही से भागना। पहले के दौर में जैसे 26/11 मुंबई हमलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में देश से माफी मांगते हुए कहा था कि हम इस मामले को नहीं रोक पाए। इसके पहले 1956 में तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु में अरियालूर रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। 2 बार रेल मंत्रालय संभाल चुके नीतीश कुमार ने 2 अगस्त 1999 को गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद पद छोड़ दिया था। वहीं मोदी सरकार के पहले शासनकाल में रेल मंत्री बने सुरेश प्रभु ने अगस्त 2017 में 4 दिनों में 2 दुर्घटनाओं की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पीएम मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड एकदम से बदल चुका है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में यह समय खोखले वादों और बयानबाजी का नहीं है। अहमदाबाद, पहलगाम, मणिपुर, बेंगलुरु और कुंभ जैसे हादसे सरकार की नाकामी के स्मारक हैं। क्या गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर और पहलगाम की नाकामी की जिम्मेदारी लेंगे? क्या नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू अहमदाबाद हादसे के लिए जवाबदेही स्वीकार करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ और सिद्धारमैया अपनी अपनी सरकारों की लापरवाही के लिए माफी मांगेंगे? इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।